बजाज की ओर से आने वाली एक बेहतरीन पेशकश पल्सर N150 जो कि दिल्ली एक शोरूम के प्राइस रेंज के हिसाब से 1,17,000 से लेकर के 1,20,000 रुपए तक की मिल जाती है। और ये गाड़ी प्राइस रेंज के हिसाब से अपने राइवलरीज के मुकाबले जैसे कि होंडा की पेशकश है SP160 से 3,000 से लेकर 5,000 रुपए सस्ती मिलती है। वही टीवीएस की तरफ से आने वाली RTR 164V जो कि 8,000 से लेकर 25,000 इसके मुकाबले पल्सर सस्ती है। और वही हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 160R यहां पे आपको 10,000 से लेकर के 17,000 रुपए इतना बड़ा फर्क देखने को मिलता है। सबसे सस्ती गाड़ी है ये और सबसे अच्छी है भी या फिर नहीं? क्या इसे खरीदना बेहतर है, फायदे का सौदा है या फिर नहीं? इस गाड़ी के बारे में जानते हैं सब कुछ प्रैक्टिकल बातें जो आपको सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगी और कहीं नहीं। यू गाइज जस्ट स्टे ट्यून विथ मी। दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। सबसे पहले बात करते हैं इसके दिल की और ये कैसे धड़कता है, यानी कि इंजन। N150 में आपको 149.68 सीसी का FI यानी फ्यूल इंजेक्शन BS6 इंजन मिलता है जिसके मैक्स पावर 14.5 PS की ये जनरेट करता है और मैक्स टॉर्क 13.5 Nm का यहाँ आपको मिलता है। 150 सीसी की गाड़ी है ये और ऐसा होकर भी SP160 में मिलने वाले पावर के मुकाबले 1.04 PS की यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है आपको और वही टॉर्क 1.08 Nm से कम मिल रहा है। RTR तो वैसे 160 सीसी की गाड़ी है TVS की तरफ से आने वाली और यहाँ पे आपको 4.07 PS की पावर ज़्यादा देखने को मिलती है और टॉर्क 0.7 Nm का ज़्यादा मिल रहा है पल्सर के मुकाबले। वही एक्सट्रीम 160R में भी कहीं ना कहीं यही कहानी रिपीट होती है जो कि 2.04 PS की पावर ज़्यादा है, 1.1 Nm का टॉर्क ज़्यादा है। अब देखो ऐसा है कि अपने प्राइस रेंज के हिसाब से जो इंजन यहाँ पे मिल रहा है बाकी राइवलरीज के मुकाबले इस गाड़ी में, तो मैं कहूँगा पावर फिगर इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा भी नहीं है। SP इसका कड़ा कॉम्पिटिटर है जिसके लिहाज से मैं कहूँगा ये काफ़ी अच्छी कॉम्पीट कर रही है और उससे बेहतर टॉर्क पावर आपको यहाँ मिल रही है। बाकी दोनों गाड़ियों में तो मिल ही रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कर्ब वेट कितना है। कर्ब वेट यानी ओवरऑल वजन, ये जितना ज़्यादा रहा उतना गाड़ी के लिए बेहतर होता है। कुछ मामलों में बेहतर होता है, कुछ मामलों में नहीं। तो अगर वजन ज़्यादा रहा यानी कि कर्ब वेट ज़्यादा रहा तो ऑब्वियसली हाई स्पीड परफॉर्मेंस गाड़ी जो है अच्छा देगी, यानी कि स्टेबल चलेगी गाड़ी, हाईवे पे चिपक कर चलेगी, हिलेगी नहीं डुलेगी नहीं। और फिर अगर ज़्यादा स्पीड में आप चल रहे हो और ऐसे में अचानक से ब्रेकिंग लगानी पड़ी तो वहाँ पे ब्रेक इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं लग पाते क्योंकि वज़न होता है गाड़ी का, ग्रेविटी के हिसाब से आगे बढ़ते जाता है और ब्रेकिंग के लिए थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको प्लस और माइनस पॉइंट यहाँ देखने को मिलते हैं। कर्ब वेट जो यहाँ पे N150 में 145 किलो देखने को मिल रहा है, SP में लगभग 4 किलो यहाँ आपको कम मिल रहा है। जो RTR 160 है इसमें 3 किलो ज़्यादा है और एक्सट्रीम में 1 किलो से आपको कम देखने को मिल रहा है पल्सर के मुकाबले। तो कर्व वेट के जैसे मैंने फायदे और नुकसान दोनों बताए। इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हो, पल्सर का कर्व वेट मिड सेगमेंट में आ जाता है, यानी कि अपने राइवलरीज के मुकाबले बीच में आ जाता है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो ऐसे में गाड़ी स्टेबल भी चलेगी और माइलेज भी आपको अच्छा मिलेगा। कम कर्व वेट रखने के पीछे गाड़ियों का यानी मैन्युफैक्चरर्स का ये भी एक मोटो होता है, कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हैं वो लोग कि माइलेज आपको अच्छा मिले, उस लिहाज से भी कर्व वेट कम किया जाता है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पावर टू वेट रेशियो की। ये रेशियो हर एक गाड़ी में ज़्यादा होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है आगे देखेंगे ही। साथ ही टॉर्क टू वेट रेशियो भी ज़रूरी है। इन रेशियोज का ज़्यादा होने से क्या होता है और कम होने से क्या होता है, पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं फिर समझते हैं। तो पावर टू वेट रेशियो निकालने के लिए ओवरऑल जो कर्व वेट है वो देखा जाता है, जो कि हमने देखा 145 kg ये N150 आ रही है। और मैक्स पावर भी देखी जाती है जो भी हमने देखी 14.5 तो ये है। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन कर लिया जाए तो पावर टू वेट रेशियो 100 PS पर टन या फिर 100 HP पर टन ये निकल करके आता है। इसी के साथ टॉर्क टू वेट रेशियो के लिए भी कर्व वेट देखा जाता है, जो अगेन हमने देखा 145 किलो, मैक्स टॉर्क जो हमने देखा 13.5 PS का, और इसी लिहाज से या फिर इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 93.10 Nm का जो टॉर्क है वो पर टन के हिसाब से आपको मिल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि इसका ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है और इस गाड़ी में किस हद तक मैच करा गया है ये चीज़ जो पावर टू वेट रेशो, टॉर्क टू वेट रेशो है।
बाकियों के मुकाबले कैसा है? तो देखो, बाकियों के मुकाबले ये सही है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको एसपी में देखने को मिलता है, उसके बाद फिर पल्सर में देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, इसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो आने वाला है। अब फायदे जान लेते हैं इसके। तो देखो, अगर पावर टू वेट रेशो या फिर टॉर्क टू वेट रेशो ज़्यादा रहा गाड़ी के अंदर, यानी कि अच्छा खासा रहा, तो यहाँ पे गाड़ी मैक्सिमम लोड उठा करके चल सकती है, चल जाती है। दूसरा, आपका इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा हो जाता है, कम स्पीड में भी, यानी कम गियर में कम स्पीड में भी टॉर्क अच्छा मिलने के वजह से आपकी गाड़ी जो है वो ओवरटेक कर लेती है किसी और को, किसी दूसरे गाड़ी को। उसके अलावा गड्ढों में अगर आप चला रहे हो तो वहाँ पर भी सडनली ब्रेक लगाना, गाड़ी को उठाना, वहाँ फायदे हो जाते हैं। ज़्यादा स्पीड में आप भगा सकते हो, गाड़ी का टॉप स्पीड अचीव कर लेते हो, कर सकते हो आराम से, आसानी से। तो ये कई सारे फायदे जो होते हैं आपको मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर एक चीज के ज्यादा होने से, पावर टू वेट रेशो, टॉर्क टू वेट रेशो। तो ये चीजें ज्यादा होना जरूरी है। ये कई सारे कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग जो है वो खेली जाती है गाड़ी के अंदर इंजन के साथ, तब जाकर ये रेशोज परफेक्ट हो पाते हैं। बढ़ते हैं आगे और मुद्दे की बात करते हैं, वो है बिल्ड क्वालिटी और कुछ सेफ्टी फीचर्स। तो आप जैसे अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो, यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। मैं कहूँगा एक चीज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है, जो बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि ओवरऑल बॉडी की क्वालिटी है। पल्सर ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, पहले से चलते आ रहा है, बेहतर है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो चेसी वगैरह वही यूज़ करी गई है 150 वाली, पल्सर 150 वाली। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म है मतलब वही यूज़ करा गया है। उसमें जो साइड मटेरियल है, साइड पैनल से जैसे आप इमेज में देख रहे हो बेहतर मिल रहा है और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी हुई है। स्पेशली मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो आप इमेज में देख रहे हो, साइड गार्ड, लेग गार्ड जिसे कहते हैं, ये काफ़ी मजबूत मुझे लगे और गाड़ी गिरने पर ये आपके पैरों की और गाड़ी के बॉडी की भी कहीं ना कहीं सुरक्षा करते हैं। बाकी ओवरऑल गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और व्हील बेस देख लेते हैं। व्हील बेस वो चीज़ है जो जितना ज़्यादा बड़ा रहा गाड़ी उतनी स्टेबल चलती है हाईवे पे, और जो जितना छोटा रहा उतनी सिटी में अच्छी चलती है। और अगर मीडियम रहा तब भी आपकी गाड़ी दोनों जगह आप चला सकते हो। हाई स्पीड में भी कहीं ना कहीं व्हील बेस बड़ा रहा तो गाड़ी स्टेबल चलती है। N150 में आपको 1352 mm का मिल रहा है, जो कि SP के मुकाबले 5 mm ज़्यादा है। RTR 5 mm कम है और फिर एक्सट्रीम 19 mm कम है। मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे एक्सट्रीम का थोड़ा सा ज़्यादा कम आ जाता है, यानी कि चारों गाड़ियों से कम है। उसके अलावा ये N150 जो पल्सर है उसमें आपको ठीक ठाक मिल रहा है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा अच्छा है। गाड़ी चाहे कोई भी हो, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट मेरे हिसाब से सीट आती है, सीटिंग पोजीशन और सीट हाइट वो कितनी है। उसके अलावा उसकी कंफर्टेबल जो उसके ऊपर बैठने वाला राइडर है, पिलियन है, वो कितने अच्छे से बैठ पाता है। तो यह सभी गाड़ियों में आपको सिंगल सीट मिल रही है, स्प्लिट सीट नहीं है। RTR में एक वेरिएंट आता है जिसमें मिलता है, लेकिन बाकी सभी में RTR के साथ भी आपको सिंगल सीट मिल रही है। हाइट की बात कर ली जाए तो N150 में आपको 790 mm की मिल रही है, SP में 769 यानी कि 21 mm से आपको ये कम मिल रही है। जो RTR 164 भी है इसमें आपको 10 mm से ज़्यादा मिल रही है और एक्सट्रीम 160R 5 mm से आपको ज़्यादा मिल रही है। यानी कि अगर आपकी हाइट 5.5 फीट है, 5.6 फीट भी है, 5.4 फीट भी है कम से कम उतनी, तब भी आप इस गाड़ी को चला सकते हो, पल्सर N150 को। ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई है आपको। उससे नीचे अगर हाइट है तो एक पैर आपका ज़मीन पे आ जाएगा, दूसरा पैर आधा आ पाएगा, लेकिन आप गाड़ी को चला लोगे। रही पीछे वाले की बात, यानी पिलियन की बात, तो वो भी आपके पीछे अच्छे से बैठ सकता है। सीट जो अगर आप देख रहे हो जैसे इमेज में, काफ़ी बड़ी चौड़ी सीट यहाँ मिल रही है। कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन यहाँ, अपराइट सीटिंग पोजीशन यहाँ आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसे मिड रेंज में बनाया है। मिड रेंज का मेरा मतलब है कि ना ही ये ज़्यादा स्पोर्टी रखने का ट्राई किया है और ना ही ज़्यादा कम्यूटिंग सेगमेंट में, तो ये बीच में ही कहीं ना कहीं इसे दोनों तरह का लुक देने का, दोनों तरह का पर्पज फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं इसे उतारा गया है बजाज द्वारा। उसी लिहाज से ये गाड़ी देखने को भी मिल रही है आपको। तो सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है। गाड़ी का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूँगा टायर्स होते हैं। ये हाईवे पे जब आप गाड़ी चलाते हो, फिर चाहे कम स्पीड में चलाओ फिर चाहे ज़्यादा स्पीड में चलाओ, बारिश के दिनों में अगर रास्ते गीले हैं, पहली बार बारिश गिरी है तो चिकनाहट सी होती है, टायर घिस घिस के हाईवे पे बन जाती है। वहाँ पे अगर टू व्हीलर ज़्यादा फिसलने के चांसेस होते हैं, तो टायर्स का बड़ा होना, ब्रॉड होना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ब्रॉड टायर फिसलते नहीं हैं या फिर पतले ही फिसलते हैं, पतले फिसलते नहीं हैं। तो मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी गाड़ी हाईवे को अच्छे से ग्रिप बना करके चले, इसके लिए टायर ब्रॉड होना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है।
तो N150 में यानी पल्सर में फ्रंट में आपको 90/90 सेक्शन का 17 इंच और रियर में 120/80 सेक्शन के 17 इंच के टायर मिल जाते हैं। बाकी गाड़ियों में आप इमेज में देख रहे हो जैसे आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, फ्रंट टायर्स में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन रियर टायर तीनों गाड़ियों के मुकाबले पल्सर का थोड़ा सा यानी 10 mm से कम, यानी कि आप वाइडनेस जो विड्थ है वो कम मिल रही है। वही अगेन आंकड़ा है, फर्क आपको आंकड़ों से पता चलेगा, रियल लाइफ में काफी कम फर्क पता चलेगा। कॉर्नरिंग जब आप करोगे तो शायद तब थोड़ा बहुत आपको पता चले कि हाँ पल्सर का टायर थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था, जो कि काफी अच्छा अगर होता तो हो जाता। गाड़ी लेने के बाद काफी कम लोग बताते हैं कि कैसी रहेगी बजाज की सर्विस, जो सर्विस सेंटर है, सर्विस नेटवर्क है, कैसे है इनके रेटिंग्स मार्केट में, किस तरह से लोगों ने खरीदा है और कैसे इन्होंने जो है, मैं देखो मेरा इतने सालों से मैं चैनल चला रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। बजाज काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसकी सर्विस सेंटर्स भी आपको जगह जगह अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपने आज इस गाड़ी को खरीद लिया तो आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी काफ़ी आराम से कहीं ना कहीं मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि पल्सर ये रेंज सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे पल्सर N हो, N150 हो, बाकी RS हो, RC हो, जितने भी हैं, पल्सर ड्यूल सीट यानी स्प्लिट सीट हो, 125 हो, 150 हो, पूरे के पूरे एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो ऐसे में इमरजेंसी तौर पे अगर आपकी गाड़ी कहीं दूर दरार वाले इलाके में बंद पड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो किसी भी पल्सर का कुछ स्पेयर पार्ट अगर लगाना पड़ जाए आपकी N150 में या फिर किसी और गाड़ी में, तो वहां पे लग सकता है, टेम्पररी आपका काम चल सकता है। स्पेयर पार्ट किसी लोकल मैकेनिक के पास भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको। इस तरह का इसका जो नेटवर्क है फैला हुआ है। अब रही सर्विस नेटवर्क की बात, तो सर्विस नेटवर्क सिटीज़ में तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में यहाँ मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं खुद बजाज यूज़र हूँ, पहले भी था, इससे पहले भी था, यानी तीनों कंटिन्यू गाड़ियाँ मैंने उसी के लिए। मैं बाकी कंपनियों की गाड़ियाँ भी मैंने यूज़ करी है और आसपास के लोग भी यूज़ कर रहे हैं। मैं पुणे साइड में भी मैंने देखा है बजाज की सर्विस काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा सिटीज़ में, जैसे मैंने कहा मेट्रो सिटीज़ में है, मिड जो सिटीज़ होती है यानी गाँव में, कस्बों में, तालुका प्लेसेस जिसे कहते हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको अच्छी सर्विस मिल जाएगी। गांव खेड़ों में थोड़ी सी दिक्कतें मेरे ख्याल से आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विस सेंटर्स है वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, होते भी है तो दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स मेरे हिसाब से। शायद मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं लिया, लेकिन सुना है, तो वो चीज़ हो सकती है। इन शॉर्ट एक्सपीरियंस कुछ हद तक अच्छा है, कुछ हद तक कुछ लोगों को नहीं अच्छा मिला हुआ है। यानी सर्विस सेंटर, सर्विस नेटवर्क अच्छा है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी अच्छी है, दूर दरार वाले इलाकों में भी आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, सर्विस नेटवर्क्स भी अच्छे हैं। आपके इलाके में कैसे है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर अगर आपके भी इस पर्टिकुलर गाड़ी से लेकर के कुछ सवाल है, कुछ क्यूरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। और अगर कुछ सवाल है कार और बाइक से रिलेटेड, आपके मन में दुविधाएं है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करके आपके सवाल पूछ सकते हो। पहले फॉलो करना फिर सवाल पूछना, विदाउट फॉलो वाले को मैं जवाब शायद ना दे पाऊँ, अपनी अपनी पॉलिसीज होती है। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।